इनको लगा देते हैं और प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है कि दिखाई पड़ यस रहा सर, होगा। दिख रही है। यस सर। तो दिख रहा है तो यस आगे सर। बढ़ते हैं। ओह, फिर कौन सा है वो? हाँ, चलिए देखते हैं इसको। सबको वो याद है कि कौन सा भूभाग, हमारे देश का कौन सा भूभाग हल्का फुल्का याद हो, मतलब ऐसा नहीं मैं चाहता हूं कि सब आपको याद हो, लेकिन मुझे लगता है हल्का सा आपको याद होना चाहिए कि कौन सा भाग भारत का किस युग में बना था। हल्का सा याद होगा आपको कि हाँ भाई सबसे पुराना वाला इधर था और ये सब कब घटना हुई थी ये भी याद होगा। मैं एक एक करके देख लेता हूँ, अगर वो मैप मिल गया तो अभी काम हो जाएगा। ये वाला सबको याद है मैप? धीरे धीरे चलते हैं हम और खूब अच्छे से समझेंगे, चिंता न कीजिएगा किसी चीज की। ये देखिए, तो एक मैप इसमें से काम आएगा, नहीं हमारे वाले में से ही जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हाँ इसमें से ये मैप सबको याद ही होगा, हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। ये वाला एक जो मानचित्र है कि जो इंडियन प्लेट है वो इस जगह पर पहले नहीं थी, पहले वो तो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के भी उस पार थी। दरअसल ये है भूमध्य रेखा, यहाँ पर देखिए पहले वो सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक प्लेट से और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ी हुई थी, ठीक है, फिर टूटा और धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ इस तरफ, तो इंडियन प्लेट आती गई इधर आती गई, ठीक है। जब वो इधर थी इस साइड में यहाँ कहीं, तभी से इस प्लेट पर अलग अलग हिस्सों का निर्माण शुरू हो गया था, तभी से बनना लगा था, ध्यान रखिएगा। अंततः इसमें तो सीधी सीधी बात है कि अंततः मसाला कहाँ से आएगा, इस प्लेट को बनाने का मटेरियल कहाँ से आएगा? भूगर्भ से ही आएगा, नीचे मतलब मेंटल से ही आएगा, नीचे से आएगा, सतह के नीचे से ही सब आया हुआ है मुख्य रूप से। अब सारा सवाल इस बात का रह जाता है कि अंदर के ही मटेरियल से मैग्मा जैसा बाहर आया है और उससे क्रस्ट बन गई है, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं। अंतर इस चीज का आता है दोस्तों कि उसके किस भाग बन तो गया, अब उसका कौन सा भाग पर आगे क्या हुआ, भविष्य में क्या हुआ। जब वो अपनी यात्रा, भारत की प्लेट जो अपनी यात्रा पूरी कर रही थी, तब उसमें क्या क्या घटनाएं होती गई। जैसे उदाहरण दे दूं मैं आपको, जो हमेशा से देता आया हूं, जब इंडियन प्लेट यहाँ पर कहीं पहुंची, इक्वेटर को पार करके इस जगह पर जब पहुंची ना, तो हम लोग चर्चा किए थे कि नीचे इसके कहीं एक हॉटस्पॉट था, ज्वालामुखी का हॉटस्पॉट, जिसकी वजह से छेद करके वो, और इस एरिया में भारत के, एक मिनट ये ज्यादा घचपच हो जाता है ना तो फिर समझ नहीं आता, इसलिए मिटा के मैं अच्छे से बता देता हूँ। और उस हॉटस्पॉट के ऊपर से जब भारतीय प्लेट गुजरने लगी तो इस पूरे एरिया में लावा का बहुत बड़ा प्रवाह फैल गया और फिर वो सूख के इकट्ठा हो गया। तो नीचे तो वही प्लेट है जो इंडियन प्लेट यहाँ से चली थी, लेकिन उसके ऊपर लावा इकट्ठा हो गया, तो ये डेक्कन ट्रैप बन गया, दक्कन का पठार बन गया। तो कहने का अर्थ ये है कि अंदर की ओरिजिनल प्लेट तो वही है जो शुरू में बनी होगी, लेकिन धीरे धीरे उस पर किस प्रकार की घटनाएं हुई है, किस प्रकार का एडिशन या डिलीशन हुआ है, उसके आधार पर जो है आज का स्वरूप हमको दिखाई पड़ता है कि नहीं है। तो उस बात पे वापस जाते हैं कि ये अगर आपको याद है तो इसके बाद दूसरा मैप आपको देखना चाहिए, जो हाँ दूसरा मैप जो देखना चाहिए, रॉक्स वाला जो है हमारा, हाँ ये रॉक्स वाला मैप, ये वाला मैप देखिए। तो अब अगर आप ध्यान से इस कहानी को अगर आप समझ गए, जो हमने छोटी सी कहानी बताई कि धरती वहां से, पृथ्वी, इंडियन प्लेट वहां से चली थी, उस पर पहले ही बन गया था सब, फिर ये कार्यवाही होती गई, ठीक है। तो अब आप जल्दी से जान जाएंगे कि देखिए सबसे पुराना वाला ये दिया हुआ है, जो सबसे पुराना हिस्सा है। पुराना हिस्सा का मतलब क्या है? पुराना तो पूरा है कि नहीं, है तो पूरा ही, लेकिन क्या है, कहने का मतलब पुराना है और अपने स्वरूप में बचा हुआ है, जैसा था वैसा, बहुत ज्यादा उस पर तोड़ फोड़ या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये जो हिस्सा है जो आप देख पा रहे होंगे, जो मैं ब्लैक पेन से यूज करता हूँ, ये जो हिस्सा है, ये मुख्य रूप से देखा जाए ये वाला जो कलर है यहाँ पर जो दिखाया गया है कलर, ये कलर आर्केयन यानी सबसे पुराने समय में ये बना था, सबसे पुराने समय की चट्टानें हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा गुलाबी कलर वाले, उन पर कुछ चेंज आया तो ये बन गए, फिर पैलियोजोइक कुछ और चेंज आया तो ये बन गए, इस वाले कलर वाले बन गए, ठीक है। फिर मेसोजोइक, जुरासिक, फिर ये नीला वाला जो बताया ना आपको कि फिर ये पूरा ज्वालामुखी का जो ऊपर आ गया हॉटस्पॉट पे और पूरा दक्कन लावा फैल गया, ये लावा वाला फैल गया। तो इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गया आप। अब फिर वापस चलते हैं, जो मुकुल का प्रश्न था उस पर वापस चलते हैं कि सर वो जो फॉल्ट आप बताए थे वो इतना क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बताता हूँ कि अब मैं क्या कहना चाह रहा था
तो अगर ये जर्नी आप समझ गए, इस यात्रा को आप समझे हैं, तो देखिए अभी मैं बताता हूँ। इंडियन फिजियोग्राफी पे अब आ जाइए। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो जर्नी कंप्लीट हुई वो जब यहाँ था, जब भारतीय प्लेट इस साइड में थी, व्हेन इंडियन प्लेट वाज समवेयर हियर, हाँ, तभी उसी पीरियड में 3 अलग अलग भूमि के टुकड़े, प्लेट के अंदर भी माइनर प्लेट, ऐसा समझ लीजिए, अभी समझने के लिए समझ लीजिए, इस इंडियन प्लेट के अंदर भी 3 छोटे छोटे भूखंड वो आपस में एक दूसरे की तरफ धंसे, और जहां पर वो धंसे वहां पर फिर लिनियामेंट्स, इसको अंग्रेजी में लिनियामेंट कहते हैं, मतलब एक रेखा जैसी खींच गई, सूचर्स बन गए समझिए, या इस प्रकार से स्थिति बन गई। ठीक है, इसी प्रकार तो वो लड़े, और लड़ने के बाद थोड़ा सा उठे ना, सूचर नहीं कहना चाहिए था मुझे, वो जहां जहां लड़ेंगे वहां पर एक तरह का एक उभार या फॉल्ट, जैसे फॉल्ट भी नहीं कहेंगे इसे, लिनियामेंट इसीलिए कहते हैं, इसीलिए इसको लिनियामेंट कहा ही जाता है, क्योंकि इसका और कोई पर्यायवाची नहीं है। तो एक जो है वो ऐसा, जैसे टांका नहीं लगता है, टांका लगता है, टांका लगा दीजिए ऐसे ऐसे करके, तो उतना सा पोर्शन का स्वरूप बदल जाता है, वैसे ही तो उस प्रकार से जी ये सर। चीज बन गया। अब यही आगे चलकर जब भारत की प्लेट जो है चलती 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 भारत की प्लेट यहाँ आ गई, अपने स्वरूप में जब आ गई, तब जब हिमालय का से काट कर नदियां, सारी जो नदियां आने लगी, हिमालय से ही नहीं, अलग अलग स्थानों से जो नदियां बह रही थी, उनका ढाल, उनका ग्रेडियंट मुख्य रूप से अगर समझने पे आ जाइए तो इन्हीं 3 हिस्सों में है। आप देखेंगे आगे चलकर कि यही 3 हिस्सों में है। मैं और साफ साफ बोलने का प्रयास करूं तो ये जो 3 खांचे बन गए हैं, उभार वाले खांचे समझिए बन गए हैं, ये अरावली का, एक ये अरावली वाला हो गया, एक सिंहभूम की तरफ से हो गया, और अब जब जो नदियां इसमें बहेंगी, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज ग्रेडियंट बनेगा, वो ऐसा ही बनेगा। यहां नर्मदा और तापी जो इस तरफ बहेंगी, इधर वाली सब नदी इधर जाएगी, इधर वाली जितनी भी नदी होगी वो सब इधर जाएगी। ये सोन है, ये सोन यहाँ जाके गंगा, यहाँ आके मिल जाएगी, गंगा यमुना का जो है इससे मिल जाएगी। तो मुख्य रूप से ये बनेगा। और इसके साथ एक और चीज क्या सीखे थे कि जब इंडियन प्लेट हिमालयन प्लेट में टकराई थी, तब केवल अग्रभाग में ही नहीं हुआ था झटका वटका, वो तो पूरे प्लेट में झटका लगेगा ना, यहाँ तो लगा झटका और यहाँ हिमालय बन गया। उसके अतिरिक्त एक बहुत तगड़ा झटका यहाँ भी लगा, यहाँ कहीं। पहले इंडियन प्लेट ऐसे थी और टूटा, फ्रैक्चर हुआ, और इतना पूरा भाग जो मैं अभी रंग कर रहा हूं, ये पूरा भाग समुद्र के नीचे चला गया, टूट के ऐसे 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 था, सब कुछ खट से टूट के नीचे चला गया, सबमर्ज हो गया। ठीक है, और जो खड़ा रह गया, वो जब टूटा तो वो ऐसे ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा रह गया। जो खड़ा रह गया वो हजारों लाखों वर्षों के क्षरण वगैरह के पश्चात वो क्या बन गया, वेस्टर्न घाट बन गया। और ये पूरा इस वाले पूरे टुकड़े का जो ग्रेडियंट है वो इस तरफ हो गया, ये उठा, ये वाला पोर्शन उठा हुआ, और इधर का पोर्शन थोड़ा सा नीचे। तो यहीं पे आपको याद कर लेना चाहिए, यही समझ लेना चाहिए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में एक मूल परिवर्तन, मूल अंतर यही हो जाएगा, दोनों की उत्पत्ति। क्या आप समझ पा रहे हैं कि वेस्टर्न घाट तो बहुत बाद में बना है, अगर देखिए तो, है कि जी नहीं सर। है? हाँ, ये तो वैसे का ऐसा है, जैसा था वैसे का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज हुआ है वेस्ट साइड में, और इसलिए वेस्टर्न घाट जो है बाद में बने हैं, सबमर्ज हुआ है वो। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, और कैसे कैसे देखिए आपस में संबंध होता है। तो क्योंकि ये चीज वैसे की वैसी है, यानी इसमें कोई परिवर्तन बहुत नहीं हुआ है, इसलिए ये देखिए, न केवल बाह्य संरचना के रूप में बल्कि आंतरिक संरचना के रूप में ये पट्टी वही है जो सबसे पुरानी वाली है। तो यानी ईस्टर्न घाट्स अंदर से भी पुराने हैं और बाहर से भी पुराने हैं, कुछ हुआ नहीं है उनपे। आप समझ गए आप? इसीलिए उनका इतने सालों से वो वैसे ही है, तो इसीलिए बनने के बाद फिर बढ़े नहीं, कुछ उनमें घटना नहीं हुई, तो वो सिर्फ हवा पानी के द्वारा घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं, घिसते जा रहे हैं। और वेस्टर्न घाट जो है वो नए ब्लॉक माउंटेन, याद है ब्लॉक माउंटेन किसी को? यस कि सर। भाई हाँ, ऐसे जमीन हो, ऐसे फॉल्ट पड़ जाए, उसमें कोई फॉल्ट पड़ जाए 2 जगह पर, ये वाला पार्ट नीचे धंस जाए और ये खड़ा रह जाए, ये पार्ट खड़ा रह जाए, तो वो ब्लॉक माउंटेन बनता था। यहाँ पर अंतर क्या हुआ? यहाँ पर अंतर ये हुआ वेस्टर्न घाट में कि दोनों साइड नहीं धंसा, सिर्फ एक साइड टूट के नीचे चली गई, तो ये ऐसा हो गया। इसलिए वेस्टर्न घाट की
ईस्टर्न साइड में ढाल तो बहुत नॉर्मल है, अच्छा स्लोप है, जेंटल स्लोप है, ठीक है। जबकि वेस्टर्न घाट के इस साइड जो पार्ट टूट के धंसा है समुद्र में, यहाँ वो पूरा खड़ा हुआ है, पूरा खड़ा है, एकदम खड्ड है। इसीलिए वेस्टर्न घाट जो है वो एक तरफ से देखिए तो पर्वत जैसे लगते हैं, जबकि इस तरफ जेंटल वाला स्लोप जो है वो इस तरफ जो वेस्टर्न घाट का इधर का जो स्लोप होगा वो स्लोप ग्रेडियंट होगा, ठीक है, क्योंकि एक तरफ ही टूटा है। समझ गए इस बात को? तो ये इस प्रक्रिया से बने हैं, और ये तो पहले से ही बने हुए थे, जैसे थे वैसे वैसे ईस्टर्न घाट जो है वो क्षरण होते होते, उनका इरोजन होते होते आज के प्रेजेंट स्ट्रक्चर में वो है। यहाँ तक हम समझ गए थे, ठीक है। इससे ज्यादा इस पर समय नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको मैं ले चलता हूँ जहां हम पढ़ना चाह रहे थे। हाँ, ये वाला पार्ट हम पढ़ना चाह रहे थे। तो इन दोनों दो प्रक्रियाएं, एक जो ओरिजिनली हुई वहां पर आपस में भूभाग सब टकराए, एडजस्ट हुए, फिर थोड़ा बहुत लावा वगैरह की प्रक्रिया हुई, मैग्मा अंदर से आया। ये सब प्रक्रियाओं के फलस्वरूप अंततः जो चीज बनी, जो कि कहा जा सकता है आज के आधुनिक स्वरूप जो है, द मॉडर्न फॉर्म दैट वी सी टुडे ऑफ इंडियन पेनिनसुला, उसका जो पेरेंट है, जो उसका जो अभिभावक माता पिता है, वो ये स्वरूप है। इसी से सब बना है अब जो आज हम देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, जो रिफ्ट हम बोल रहे थे ना, रिफ्ट ये जो पड़ी है, एक रिफ्ट ये जो पड़ी है, इस रिफ्ट वैली में बहती है। तो बीच का चीज रिफ्ट हो जाएगा, अगर ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बीच का चीज धंस जाएगा तो बाकी का दूसरा, हॉर्स्ट और ग्रैबन याद है ना, इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं, अगर किसी कोई पहले नहीं पढ़े हो तो अभी बता देता हूँ, बहुत आसान सी चीज है। मान लीजिए ये ऐसे पूरी सतह है, मेरा हाथ देखिएगा ध्यान से, ठीक है, दो तरफ मेरा हाथ है और एक तरफ मोबाइल है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अब ये जहां पर मोबाइल की दोनों साइड्स हैं, वहां पर मान लीजिए फॉल्ट पड़ जाती है, फॉल्ट। तो मोबाइल, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो अगल बगल वाला नीचे धंस जाए, इधर का और इधर का, ठीक है, तो ये मोबाइल ऊपर रह जाएगा। इस फलस्वरूप जो ऊपर रह जाने वाला पार्ट है, बीच वाला, उसको हॉर्स्ट कहते हैं, हॉर्स्ट या ब्लॉक। और अगर उल्टा हो जाए कि मोबाइल नीचे चला जाए और ये दोनों ऊपर रह जाए, तो रिफ्ट बन जाएगी, नहीं, नाली बन जाएगी वहां पे। अगर साइड ऊपर रह गई, बीच वाला नीचे धंस गया तो नाली बन जाएगी, और साइड नीचे धंस गई, बीच वाला ऊपर रह गया तो पर्वत, पहाड़ बन जाए, पहाड़ जैसी संरचना बन जाएगी। तो यहाँ पर जो रिफ्ट हुई है, वो रिफ्ट होने से नर्मदा की जो नर्मदा सोन का रिफ्ट है, जो दोनों साइड जो उठा हुआ है, वो क्या है मालूम है? विंध्याचल और सतपुड़ा। सतपुड़ा, यस, विंध्याचल और सतपुड़ा जो दोनों उधर वो रह गया, विंध्याचल सतपुड़ा हो गया। उसके बीच की रिफ्ट वैली में नर्मदा और सोन का जो है वो अपना एरिया हो गया, रेजिम हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर आज जब इस स्वरूप को देखते हैं तो स्क्रीन पर ध्यान से देखें आप, एक अरावली का क्रैटन मतलब शील्ड का छोटा सा हिस्सा, शील्ड का मतलब भूमि का वह भाग जो मजबूत रहा है, सदियों से नहीं, लाखों सालों से मजबूत बना रहा है, अपने आप को उसने इधर उधर बिखरने नहीं दिया है। तो वो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, चार टुकड़ा, पांच टुकड़ा मुख्य रूप से, और एक ये लावा वाला घूम घुमा के, ये थोड़े थोड़े अपलैंड्स हैं, क्योंकि ये घिसे नहीं है, तो ये अपलैंड्स अपना बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि इन अपलैंड्स के बीच में जो जगहें बची हुई हैं, उन्हीं में से सारी नदियां बहती हैं। इस प्रकार मैं चाहता हूं कि आप समझिए, रटिए मत, समझ लीजिए। आप देखिए सारी जगह, महानदी ये देखिए, गोदावरी ये देखिए, ठीक है, कृष्णा भी कावेरी कृष्णा सब निकलेंगे ऐसे, अभी देखिए आगे आएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि ये फिजियोग्राफी के हिसाब से डिसाइड होता है कि कोई रिवर कहां से बहेगी, उसका ग्रेडियंट क्या होगा। तो अब जो प्रश्न पूछा गया था मुकुल, ये आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया मैं? आप संतुष्ट हैं? यस सर, क्लियर हुआ। तो ये इस प्रकार से संरचना का निर्माण हुआ है। फिर हमने देखा कि जल्दी से बता देता हूं, एक दो साथी आज नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो जल्दी से आप देख लीजिए। इंडियन प्लेट जो जाके लड़ी यूरेशियन प्लेट से, वो ऐसे लड़ी, ठीक है, और जो सबसे पहले उठा इस साइड का एशियन प्लेट का जो पार्ट उठा, वो तिब्बत बन गया, तिब्बत का अपलैंड बन गया, ठीक है। जो हमारे साइड में सबसे ऊंचे बने वो ग्रेटर हिमालयाज, पहली लाइन भारत में, पहली लाइन जो हिमालय की जो पहली लाइन, ये सबसे इधर वाली लाइन ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन जो बनी कुछ समय बाद और उठा दो, दूसरी लाइन बनी, वो क्या बनी? लेसर या मिडिल हिमालयाज जिसे कहा जाता है, लेसर या मिडिल हिमालयाज की एक लेयर और बनी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा और ऊपर, हाँ ऐसे। और फिर तीसरी चीज जहां पे नदियां वदियां लाके सब अपना चीज जमा कर रही थी, वो भी उठ गई, वो अवसाद भी ऊपर उठ गए क्रश होने की वजह से। जैसे मेज पे, किसी मेज पे चादर हो, उसको ऐसे खिसका दीजिए, समेट दीजिए तो फोल्ड्स बन जाते हैं उसमें, वैसे ही, ठीक है। तो तीसरा जो बना वो शिवालिक्स बन गया, दैट्स ऑल।
क्विक रिवीजन के लिए इतना ही। सबसे इधर की साइड में शिवालिक बन गया, तो जो सबसे उधर बना वो सबसे पुराने हैं और जो शिवालिक से हैं वो सबसे नए हैं। बहुत अच्छी बात है, ज्यादा इस पे समय अभी खर्च नहीं करेंगे, मेरे वो पुराने लेक्चर्स हैं, किसी का कुछ छोटा होगा तो देख लीजिएगा, यही वो सीक्वेंस है, देख लीजिए। जो सबसे उधर वाला पार्ट था तिब्बत का प्लेट्यू बना और ट्रांस हिमालयाज बना। ट्रांस सबसे उधर तिब्बत का प्लेट्यू और ट्रांस हिमालयाज पुराने, सबसे पुराने। फिर ये तीन हमारी प्लेट के फोल्ड होने से ये बने। फिर उनमें से नदियों ने काट काट कर जो है मिट्टी ला कर जमा करना शुरू किया, और फिर तराई बेल्ट बनी और उसमें उपजाऊ भूमि बनी। इस प्रकार से सारी चीज हुई। अलग अलग हिमालयों की ये सब आपको दे दूंगा मैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नदी के निकलने से डेल्टा तक। फिर हमने थार डेजर्ट का एक स्पेशल क्लास पढ़ा कि थार डेजर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है, या और लेक्चर रिकॉर्डेड है ही, देख लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए। आज हम पढ़ने वाले थे पेनिनसुलर इंडिया। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सबसे बड़ा भाग यही है। अगर भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स को डिवाइड करिए तो सबसे बड़ा भाग यही है। यानी आप देखिए फिजियोग्राफिक रीजन्स, जब मैं बोल रहा हूँ तो दिखा भी देता हूँ जल्दी से। वही वाला मैप जो सबसे पहले था, ये देखिए फिजियोग्राफिक रीजन्स जो इंडिया के कहा जाता है, हिमालय, ग्रेट मैदान, उच्च भूमियां, पठार, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। इनमें सबसे बड़ा जो भूभाग जो होता है, हिमालय को हटा दीजिए, प्लेन्स को हटा दीजिए, जो सबसे बड़ा भूभाग जो कवर करता है वो पेनिनसुला ही कवर करता है, ठीक है। इसलिए सबसे डोमिनेंट और सबसे एक्सपेंसिव लैंडफॉर्म है इंडिया का। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत शांति से आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल पूछते रहिएगा जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन हो। पेनिनसुला के बारे के ओरिजिन वगैरह हमने हल्की सी देखी ली है। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन है दोस्तों दिल्ली रिज, जानते होंगे जो दिल्ली के तरफ रहने वाले हैं, दिल्ली रिज एरिया होता है। रिज एक्चुअली वहीं से शुरू होता है, ये दिल्ली रिज से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक का एक्सपेंस है इसका। एवरेज जो हाइट है वो समुद्र तल से मीन सी लेवल से 600 to 900 मीटर से एवरेज हाइट जो है, ठीक है। हाईएस्ट पीक इस एरिया की 2600-2700 के करीब है, लेकिन एवरेज हाइट निकालेंगे तो 600 से 900 मीटर की निकलेगी। आप जानते ही हैं, अभी जैसे जो अभी बता ही दिया है कि उसी कारण से जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वो मेजॉरिटी में है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स 2, 4, 5 ही हैं, वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। अभी देख लेंगे क्यों ऐसा है, तो आप जानते ही हैं। फिर देखिए भाई, what else we should know about Peninsula? Narmada, Tapi are the exceptions, and now you also know why they are exceptions, because they are flowing in a rift valley. क्योंकि वो भ्रंश घाटी में बहती हैं नदियां, इसलिए वो उनका जो उनकी दिशा है जो वो उल्टी है, ठीक है। नर्मदा ही कहा जाए तो नर्मदा जी ही जो है वो डिवाइड करती हैं इस पेनिनसुला को, 2 भाग में बांट देती हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। यानी नर्मदा जी जो है, अगर ये रेखा खींच दी जाए, नर्मदा और सोन, देखिए वो जो मैंने लाइन बनाई थी वो यही है, नर्मदा नदी और सोन नदी। अगर देखा जाए तो इसको 2 भाग बांटा था, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया पूरा, ठीक है, और ये जो भाग हुई वो सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, 2 मेजर भाग इस पेनिनसुला के। अच्छा, कहीं कंफ्यूजन न रखना भाई सब लोग, पेनिनसुला, डेक्कन प्लेट्यू और डेक्कन ट्रैप 3 अलग अलग चीज है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं समझा भी देता हूँ, जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, पेनिनसुला इज दिस होल थिंग, इफ यू सी, गुजरात सब ले लीजिए, नीचे से चलते चले आइए, यहां तक है पेनिनसुला, यहां तक, ये पार्ट भी पेनिनसुला का है। यहाँ बांग्लादेश हो गया वो अलग बात, लेकिन ये भी पेनिनसुला का हिस्सा है, ठीक है। ये है पेनिनसुला। नंबर 2, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, तो डेक्कन प्लेट्यू है ये वाला हिस्सा पूरा। डेक्कन ट्रैप क्या है, उतना भाग जहां पर सिर्फ लावा बिखरा हुआ है, वो डेक्कन ट्रैप। तीनों का अंतर पता चल गया, एकदम क्लियर रहिएगा, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज को लेकर। ये हमारे लिए समझने के लिए था, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रूप से सही है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, नॉर आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट, बट जो भी स्टडीज मैंने की है उसके अनुसार ये क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकली जो है वो रेलेवेंट है, और यही क्लासिफिकेशन रखा गया है। यहाँ तक समझ गए सब लोग कि वहां क्या कहते हैं। अब देखिए, यानी नर्मदा नदी, फिर से बोल रहा हूँ, नर्मदा नदी सेंट्रल हाईलैंड्स को, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मारवाड़ा प्लैंट, ये सब जो ऊंची भूमि, ये वाली ऊंची भूमि दिख रही है जो आपको, ये इतना पार्ट, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो गया, ठीक है। और जो नीचे का ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये देखिए,
ये दक्कन का पठार हो गया पूरा, ये मेघालय का पठार हो गया। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग। देख लीजिए आपके लेफ्ट साइड में पूरा डिवीजन लिखा हुआ है, एक एक करके मैं दर्शाता जाता हूं, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहें। ब्लैक कलर की, एक मिनट पहले इसे उगाड़ देते हैं, मैं उसे एरो से जोड़ता जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दीजिएगा। तनु का है, ठीक है, चलिए मैंने म्यूट कर दिया। ध्यान रखा करिए भाई, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड मुख्य भाग। सबसे पहले इस पूरे पेनिनसुला के मुख्य भाग क्या है, अभी दिखाई दिया आपको, फिर भी आपकी एक्सरसाइज के लिए आप इसको समझ लीजिए। इधर ले आता हूं मैं पहले, हाँ अब ध्यान से देखिए। पहला मुख्य भाग, फर्स्ट मेजर डिवीजन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दे आर हेयर। मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, जो है ऊपर का हो गया, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, इतना मिला के हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, मध्यस्थ उच्च भूमियां हो गई। ठीक है, नंबर 2, डिवीजन नंबर 2 मेघालय। ऐसे है दरअसल इसका स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे प्लीज, कंफ्यूज ना होइएगा। ये पार्ट हिमालय का है, ये पार्ट हिमालय का ही कंटिन्यूएशन है, मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं सिर्फ। ये मेघालय है, मेघालय प्लेट्यू ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला भाग डेक्कन प्लेट्यू, तो ये हो गया मेघालय प्लेट्यू। अगला भाग डेक्कन प्लेट्यू, उसके नीचे जो भी नर्मदा जी के नीचे जो भी बचा इधर, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया। डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से भाग हैं, महाराष्ट्र प्लेट्यू, ये भाग कह लीजिए, कर्नाटका प्लेट्यू ये भाग, तेलंगाना प्लेट्यू ये भाग, तमिलनाडु प्लेट्यू, प्लेट्यू नहीं वो अपलैंड है। अपलैंड उच्च भूमि और पठार में अंतर ये होता है कि पठार सबसे ऊंचा पहाड़, उससे नीचे पठार, उससे नीचे उच्च भूमियां और फिर मैदान। ठीक है, इसलिए तो वो पठार जैसा नहीं है लेकिन ऊंचा है, बाकी सब मैदानों से ऊंचा है, तो इसे उच्च भूमि कह दिया। तो तमिलनाडु हाईलैंड्स अपलैंड्स हो गए, तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, ठीक है, कर्नाटक प्लेट्यू हो गया, महाराष्ट्र प्लेट्यू हो गया। ये चार चीज मिला के क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू और दक्कन का पठार। लास्ट में दो भाग बचे वो क्या हुए, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। इतना मिला के पढ़ लिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ हमने जो है इसको फिजियोग्राफी को प्रॉपरली कवर कर लिया है। ठीक है, मैं यहीं पर एक छोटा सा डिविएशन डाइवर्जन करके आपको बता देना चाहता हूं कि वो जमाने चले गए, जैसा कि आदरणीय सर हमेशा कहते हैं, ओझा सर, वो समय चला गया है वाकई दोस्तों कि आप एनसीईआरटी या कोई बेसिक बुक पढ़ेंगे और फिर आप यूपीएससी का क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा पढ़िए, ज्यादा सोचिए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने सम्मिलित किया, ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए तो कैसे पढ़नी चाहिए। देखिए, मैंने अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ये नए नए राज्यों की जो मांग होती रहती है, कई कारण होते हैं उसके, सामाजिक होते हैं, भाषाई कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, ठीक है, जातिगत कारण होते हैं, या रेशियल, ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी रोल होता है। देखें आप एक चीज कहीं ना कहीं, हमेशा नहीं, हर जगह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो नेचुरल बाउंड्रीज, कई जगह पर नेचुरल बाउंड्रीज जो है वो रिवर्स बना देती हैं। उनको नेचुरल बाउंड्रीज के हिसाब से फिर वो अलग अलग हो गए, पॉलिटिकल डिवीजन हो गया उनका। ऐसा होता है कई बार देखिए ना, देखिए बघेलखंड जो अभी बात कर रहे थे, बुंदेलखंड, आप सब जानते हैं। देखिए ये दो राजनैतिक रूप से जो है स्वतंत्र अब इकाइयां बनना चाह रही है ना, दे वांट स्टेटहुड, इंडिपेंडेंट स्टेटहुड, बट देन समहाउ ज्योग्राफी आल्सो हैज अ रोल टू प्ले। अभी अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट प्लेट्यूज हैं, अलग अलग प्लेट्यूज हैं। तो इस तरह से उनके रिसोर्सेज फिर उस हिसाब से होंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज अलग होंगे, वाटरशेड उनका अलग होगा, तो अलग अलग तरह की नदियां उनको जो है वो सींच रही होंगी, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का क्या रोल है इसमें, क्या ज्योग्राफी का भी कोई स्थान है, ये हमेशा जानते रहिए। डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक, ये सारी बेसिस को ध्यान में रख कर हमेशा पढ़िएगा ज्योग्राफी। मैं ये चाहता हूँ, एक उदाहरण खाली आपको देना था, वो दे दिया मैंने। अब ये वाला पार्ट पहले करेंगे, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेके, फिर हम तुरंत ब्रेक नहीं लेंगे, फटाफट रिज्वाइन करके आगे बढ़ेंगे। तो
सेंट्रल हाईलैंड्स सबसे पहले, ध्यान से सुने, सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो सबसे पहले पढ़ते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में पहला है मारवाड़ अपलैंड। अरावली की एक रेखा समझ लीजिए कि अरावली हो गया, ठीक है, अरावली, यहाँ पर अरावली हिल्स हो गई, ठीक है। उसके इस तरफ, अरावली के इस तरफ वाला जो एरिया है, ये पूरा अरावली के वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो एरिया है, कल हम देख चुके हैं कि वो पूरा का पूरा मैदान है, एक्चुअली वो मैदान है, ठीक है। और बाद में फिर वो सैंड और बाकी के डिपोजिशन से जो है ना, सैंड वगैरह के डिपोजिशन से वो एक मरुस्थल में बदल गया है, रेगिस्तान में बदल, इट हैज बिकम अ डेजर्ट। देयर आर एविडेंसेस व्हिच सजेस्ट दैट अर्लियर इट वाज नॉट सो। it was a very conducive environment for flourishing of cultures। मानव संस्कृतियों ने वहां पर अच्छे से विकास किया है, फली फूली है, और 20 या 30 हजार साल पहले माना जाता है कि वहां से सब कुछ जो है वो शिफ्ट हो गया। तो इस तरह हमने कल देखा था कि रेगिस्तान क्यों रेगिस्तान बन गया। नंबर 1, जो सरस्वती नदी थी, जो इसके बीच से होकर बाहर यहाँ पर होकर ऐसे होकर आया करती थी, वो लुप्त हो गई, नंबर 1। नंबर 2, अरावली के खड़ा खड़ा होने की वजह से मानसून की जो हवाएं इधर से इधर चलती हैं, जो मानसून विंड्स आती हैं, उनको एक नेचुरल बैरियर नहीं मिल, यही अरावली ऐसे होती तो यहाँ वर्षा हो पाती, लेकिन उसको नेचुरल बैरियर नहीं मिलता है, इसलिए हवाएं निकल जाते हैं बिना अधिक वर्षा किए, ठीक है। नंबर 2, फिर बाकी जो वहां का अपना लोकल एग्रो क्लाइमेटिक इफेक्ट है वो अलग, क्योंकि वहां से उड़ उड़कर जो बालू सब उड़ उड़कर यहाँ पर बहुत समय तक होता रहा, इकट्ठा होता रहा, और इट इज गॉन। Today you see there is only one source of fresh water in this entire area। if you say about rivers, एक ही बस लूनी करके जो नदी है, वही एकमात्र नदी है जो यहाँ इनको पानी सप्लाई करती है, ठीक है। दूसरा, मारवाड़, हमने ये भी देखा था कि इसीलिए ये एरिया तो पूरा ही मारवाड़ है, लेकिन अरावली के इस साइड थोड़ा ऊंचा है और उस साइड मैदान है। यहाँ पर उतना उपजाऊ भूमि नहीं है, उतनी जो है कृषि संबंधित एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो सकती हैं, एग्रो बेस्ड बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो सकती हैं, ज्यादातर काम नहीं हो सकते हैं जो स्थायित्व लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों आप जहां भी हिंदुस्तान के और विश्व के किसी भी कोने में हो, अगर बिजनेसमैन, कोई बिजनेस कम्युनिटी है, तो उसमें जो है 10 में 1 आदमी मारवाड़ी जरूर होगा, उससे ज्यादा ही होगा। कि मारवाड़ी हर जगह है, क्यों है हर जगह? देयर इज अ रीजन फॉर इट। क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज दिस कि वहां पर उनको जो है लोकल सब्सिस्टेंस के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था ना, सो दे हैड टू स्प्रेड आउट एंड फाइंड वेज एंड मींस टू सिक्योर लाइवलीहुड। तो अपना जीवन यापन के लिए वो फैले और चारों तरफ उन्होंने व्यवसाय अपनाया, और इसलिए आज सब जगह मारवाड़ी है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, लेकिन एक कारण यह भी माना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हमने दिया था कि जो है एक विशेष क्षेत्र के लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत समय तक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, जैसे कहा जाता है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे बहुत ज्यादा रेशियो ज्यादा रहता था, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो कृषि वगैरह है, बहुत उपजाऊ भूमि है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दिक्कत वहां बाढ़ की रही थी। ऐतिहासिक रूप से बाढ़ तथा अन्य आपदाओं के कारण खेती बहुत अच्छा लाभकारी जो है वो एक एंटरप्राइज नहीं बन पाया, तो और इंडस्ट्रीज का नामो निशान नहीं। तो जब एग्रीकल्चर भी ठीक नहीं है, इंडस्ट्री भी उतनी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर ठीक नहीं कह रहा हूँ, नॉट डिपेंडेबल, एग्रीकल्चर डिपेंडेबल नहीं है उतना, आपदाओं से जो है वो घिरा हुआ है पूरा का पूरा जो माहौल, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पा रही है, तो बच्चे एजुकेशन लेके योग्यता पैदा करके योग्यता पाकर क्या करेंगे? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं क्यों कहें? ऐसा हो सकता, these are theories, these are just theories, social theory। एक और उदाहरण बताइए, मैं बताता हूँ एक और उदाहरण, ज्योग्राफी कैसे डिसाइड करती है। चंबल का नाम सुना है आपने? सबने सुना होगा। चंबल को नहीं सुना? यस सर। क्या है उसकी खासियत? चंबल क्यों है? चंबल के डाकुओं के लिए सबसे पहली चीज जो हम जानते हैं सुनते हैं वो चंबल के डाकुओं के, हालांकि उससे ज्यादा लूटने वाले बाहर है, मैदानों में है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चंबल को डाकुओं के नाम से याद किया जाता है। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि चंबल जो नदी घाटी का एरिया है, नदी घाटी का जो विस्तार है, उसने बहुत बड़े क्षेत्र में एक बड़ा ही बीहड़ सा पैदा किया है। वहां पर बीहड़ कहते हैं उसे, रवीन्स, ठीक है, रवीन्स बोलते हैं। तो बीहड़ क्षेत्र पैदा कर दिया है, ऊंचे उठते गिरते पहाड़, उसमें गलियां और छुपने की तमाम जगह। तो वहां पर एक बार गया अंदर तो फिर कोई पकड़ नहीं पाता था, पहले भी सब तकनीकी नहीं थी ना पुलिस के पास,
कि जो है सैटेलाइट से देख ले, या फिर जो है इतना अच्छा जीपीएस मोबाइल कम्युनिकेशन वो इंटरसेप्ट कर ले, इस सब तरह की चीजें नहीं थी बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से। तो तब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वर्ग हुआ करता था जो छिपना चाहते थे, जो गड़बड़ किए। कैसे ज्योग्राफी कैसे देखिए सोसाइटी को प्रभावित करता है। तो हम इस पर थे, मारवाड़ का एक उदाहरण हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। छोटा नागपुर क्या खास बात है छोटा नागपुर प्लेट्यू में भाई? सर यहाँ पे एक चीज कोई बोलनी हो तो, सिर्फ एक चीज बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? सर खनिज संपदा यहाँ पर अत्यधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब। बस ठीक है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लीजिए कि जब इसका नाम आएगा तो पहली चीज ये बोलूंगा, फिर उससे 2-3 चीज और कर लीजिए, फिर उससे 2-3 चीज और कर लीजिए। इस प्रकार 3 लेयर में आंसर तैयार किया जाता है हमेशा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पर हो गया, देखिए ठीक है। फिर मेघालय, पहले सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा रुकिए, अभी रुक जाते हैं और फिर वापस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फटाफट मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आपको, कहीं कोई जाइएगा मत, तुरंत ज्वाइन किए दे रहा हूँ मैं।